friends, welcome to AS Hindi. I hope you all are doing great. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का ये लेक्चर सीरीज 6 है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि अधोसंरचना। चैप्टर की शुरुआत मैग्रेट थैचर के एक कोट से की जाती है। कोट ये है, यू एंड आई कम बाय रोड एंड रेल बट इकोनॉमिक्स ट्रैवल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप और हम सड़क या रेल से आते जाते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं वो अधोसंरचना पर यात्रा करते हैं। मतलब ये है कि किसी भी जगह का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है वहाँ की अधोसंरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है, वहाँ की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है, वहाँ का जो इकोनॉमिक सक्सेस है, वो उतना ही अच्छा होता है। मैग्रेट थैचर वैसे भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लाने के लिए जानी जाती है। ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही थी। चैप्टर की शुरुआत में एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे यूज़फुल लगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 से इस पूरे चैप्टर को लिंक किया गया है, यानी कि दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य 9 से। तो ये लक्ष्य क्या था? ये लक्ष्य ये है कि जो भी रीजनल और ट्रांस बॉर्डर लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने से ये रिलेटेड है। मतलब ये कि ये बिहार राज्य है, इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, ये हमारा रीजनल हो गया। और साथ ही साथ जो हमारा अलग अलग स्टेट के साथ जो हमारे बाउंड्रीज सटते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपी के साथ हो गया, झारखंड के साथ हो गया, नेपाल के साथ हो गया। तो जो ना सिर्फ रीजनल बल्कि ट्रांस बॉर्डर लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्वालिटी एंड रिजीलियंट। रिजीलियंट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी दुर्घटना से या फिर किसी भी जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको सहने में वो सक्षम हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम सुदृढ़। सुदृढ़ इसके लिए एक सही शब्द है, सुदृढ़ हो। और क्वालिटी तो आपको पता ही है, गुणवत्तापूर्ण हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 कहता है कि रीजनल और ट्रांस बॉर्डर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है जो कि क्वालिटी और रिजीलियंट हो। इसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि बिहार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। और एक और भी रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकोनॉमिक ग्रोथ से। वो कैसे? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, अगर इसके बीच कनेक्टिविटी नहीं होगी, लेट्स जस्ट से ये पटना है, ये किशनगंज है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है या फिर बहुत ही कम है, तो किशनगंज में जूट का उत्पादन होता है, पटना हमारा कैपिटल है, मतलब यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस तो हो रहा है पर इसको मार्केट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और पटना में इसका डिमांड तो है बट यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया? रुक गया। पर वही अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रोड है, रेलवे है या फिर एयरलाइंस ही है, तो क्या होगा? सामान का जो आदान प्रदान है वो बहुत ही ईजिली होगा, तो यहाँ के लोगों को सामान मिलेगा, यहाँ के लोगों की आमदनी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर लोगों की आमदनी होगी तो उनके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो ये खर्चा करेंगे, ये पैसा वापस जाएगा इकॉनमी में, सरकार इसको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, फिर से ये लोगों के पास आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकॉनमी ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या ज़रूरी है कि बेटर इंटीग्रेशन हो लोकल मार्केट का, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट का, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इस सब में हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो पॉवर्टी भी कम होती है। तो ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इसीलिए हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक जो लेवल है वो हमारा इम्प्रूव होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसीलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कुछ टर्म्स एंड डेटाज हैं जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन विभिन्न परिवहन क्षेत्रों में कितना रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रहा है वो रहा है हमारा पथ परिवहन में, रोड नेटवर्क में। उसके बाद हमारा रहा है रेलवेज़ में, एंड देन हमारा रहा है वायु परिवहन में। जल परिवहन वैसे भी बिहार में खास डेवलप है नहीं, स्कोप है, जैसे कि कोची मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा नेपाल से हम चाहें तो बहुत ज़्यादा रिवर नेविगेशन कर सकते हैं, बट हो नहीं पा रहा है, फोकस नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है।
अब एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इकोनॉमिक सर्वे की, वो कि यहाँ पे एक टोटल एक पूरा का पूरा 2-3 पेज डेडिकेटेड है रोड सेफ्टी पर। और रोड सेफ्टी हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो रोड सेफ्टी का ये है कि एक बहुत ही ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि जितने लोग बीमारी से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। और पूरी दुनिया में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसका जो 10% है वो अकेले इंडिया में होता है। अगर हम 2018 की बात करें तो 4.6 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स हुए थे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स हुए थे वो तमिलनाडु में हुए थे। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सॉरी, एंड देन उत्तर प्रदेश में। और अगर हम इन तीनों राज्यों को मिला दें तो इंडिया में जितने एक्सीडेंट्स हुए थे उसका 34% केवल इन 3 राज्यों में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन राज्यों में बिहार कहाँ पे आता है। तो बिहार का जो रोड एक्सीडेंट में जो रैंक है वो 15वां है। और अगर हम बात करें कि प्रति लाख आबादी पर कितने रोड एक्सीडेंट्स बिहार में होते हैं, तो इस मामले में बिहार की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ये सबसे लोएस्ट है। मतलब 1 लाख आबादी पे सिर्फ 9 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि सबसे कम है। और इसलिए बिहार का जो ओवरऑल रैंक है रोड एक्सीडेंट्स में वो 26 है। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट पर लाख पॉपुलेशन, यानी कि प्रति लाख आबादी पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कौन से राज्य में होता है? केरला में होता है। और जबकि ये इंटायर कंट्री के लिए जो फिगर है वो 36 है। तो इंटायर कंट्री में प्रति लाख आबादी पर कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं? 36। बिहार में कितने होते हैं? 9। सबसे ज़्यादा प्रति लाख आबादी पर एक्सीडेंट कौन से राज्य में होता है? केरला। और सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट है वो कौन से राज्य में रजिस्टर किया गया है? तो तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहला तो रीज़न यही है कि लोग जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ओवरलोडिंग होती है, जितना सामान नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग सामान उस पर लाद देते हैं या फिर पैसेंजर बैठा लेते हैं, इस वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर वेदर कंडीशंस, मतलब मौसम ख़राब हो जाने की वजह से, बारिश हो जाने की वजह से, इसकी वजह से भी होता है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड में गड्ढे, उसकी वजह से होता है, शराब पीने की वजह से होता है। तो ये बहुत सारे रीजंस है रोड एक्सीडेंट होने के। और इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन, कानून लाया जा रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट। ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इससे लिंक करके हम रोड सेफ्टी को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इसमें इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, और लॉज़ को इन्फोर्स किया जा रहा है। और इमरजेंसी रिस्पांस, मतलब अब पहले होता था कि अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट में आप किसी की मदद करना चाह रहे तो आप फिर पुलिस का चक्कर होता था। अब ऐसा है कि आपको पुलिस पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी, यानी कि उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और सरकार कदम उठा रही है ताकि इसकी दर में थोड़ी सी कमी आए। तो बिहार सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? बिहार सरकार ने रोड सेफ्टी पॉलिसी 2015 को लेके आई है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स को, जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको सेफ किया जाए। साथ ही साथ एक फ़ंड का निर्माण की है, बिहार रोड सेफ्टी एक्शन प्लान एंड रोड सेफ्टी फ़ंड का निर्माण किया, ताकि जो जिनका भी एक्सीडेंट होता है उनको सहायता प्रदान की जा सके। उसके साथ ही साथ रोड सेफ्टी काउंसिल रूल्स 2018 को फ्रेम और अडॉप्ट की है। फरवरी महीना का जो पहला हफ्ता होता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, उसको रोड सेफ्टी वीक के तौर पर सेलिब्रेट करती है। और इन्हीं सारे इनिशिएटिव, इन्हीं सारे स्कीम्स और इन्हीं सारी योजनाओं का परिणाम है कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर जो सड़क दुर्घटना की जो दर है वो पूरे इंडिया में सबसे कम है, 9 और 9.3 के आसपास। ओके, चलते हैं हम आगे और बात करते हैं रोड नेटवर्क, यानी कि सड़क निर्माण के बारे में, पथ निर्माण के बारे में। तो जो रोड नेटवर्क है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकॉनमी में। मैंने आपको बताया ही कि ये रूरल को अर्बन एरिया से जोड़ते हैं, अलग अलग जगहों को जोड़ते हैं, ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो रोड हमारे लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। कुछ डेटाज जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो पूरे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। और अब हम बिहार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली जो डेटाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है, कि बिहार का जो रोड नेटवर्क है वो कितना है, 209549 किलोमीटर्स।
इसमें जो नेशनल हाईवे है वो है 4839 किलोमीटर्स और जो स्टेट हाईवे है वो है 4006 किलोमीटर्स। ठीक है। 2008 से 2017 के बीच में सबसे ज़्यादा रोड एक्सपेंशन मतलब सबसे ज़्यादा सड़क का निर्माण जिस राज्य में हुआ है वो राज्य है महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। बिहार सड़क निर्माण के लिहाज से पूरे देश में छठे स्थान पर है। 6th हाईएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एडिशनल रोड लेंथ। मतलब जो सड़क निर्माण हो रहा है पूरे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में। और बिहार में की अगर हम बात करें तो बिहार जो है वो छठे स्थान पर है। बिहार में जो रोड डेंसिटी है वो सबसे कम है, वो है 181 किलोमीटर्स, यानी प्रति लाख आबादी पर जो रोड का जो लेंथ है वो 181 किलोमीटर्स है। ये बहुत ही कम है। ऑल इंडिया लेवल पे ये 386 किलोमीटर्स है। इसका एक रीज़न ये भी है कि बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से भी यहाँ पे जो रोड डेंसिटी है वो कम दिखाई जाती है। और सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी कहाँ पे है? केरला में हाईएस्ट है। तो कौन कौन से डेटाज हमें याद करने हैं कि रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में। सबसे कम कहाँ है? बिहार में। उसके बाद सबसे ज़्यादा एडिशनल रोड नेटवर्क कहाँ बना है? सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। सड़क निर्माण के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो छठा है। बिहार में रोड नेटवर्क कितना है और टोटल लेंथ 209549 किलोमीटर्स। इसमें नेशनल हाईवे कितना है? 4839 किलोमीटर्स। स्टेट हाईवे कितना है? 4006 किलोमीटर्स। ओके, तो इतने सारे डेटाज हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलते हैं आगे। ये हमारा यहाँ से हमें याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगी बिहार और होल इंडिया जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी राज्यों का हमें खास कुछ लेना देना है नहीं। तो टोटल लेंथ आप यहाँ देख सकते हैं 2013 से 17 के बीच में। प्रति लाख आबादी पर वर्तमान सड़कों की लंबाई 181 और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर वर्तमान सड़कों की लंबाई में 223। तो हमारे लिए ये डेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। अब हम वही जो मैंने आपको पहले बताया कि टोटल रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन ये 2017 का आंकड़ा है। इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में 181। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि बिहार में ही डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रोड डेंसिटी है बिहार में वो कितना है? तो इस हिसाब से जो जमुई है वो टॉप पोजीशन पे है 160 किलोमीटर्स। ये सबसे ज़्यादा है जमुई में। उसके बाद औरंगाबाद और उसके बाद कैमूर। सबसे कम कहाँ है? बेगूसराय में। उसके बाद मुंगेर एंड पटना। तो सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी अगर हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो बिहार में कहाँ है? जमुई में। सबसे कम बेगूसराय में। और रोड डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? शिवहर में। और सबसे कम कहाँ है? लखीसराय में। तो जमुई ओवरऑल टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी इन बिहार। सबसे बॉटम पे आता है हमारा बेगूसराय। और जो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो साउथ बिहार में और जो 7 डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बिहार में, इनका जो है वो अगर हम रोड डेंसिटी देखें तो पूरे स्टेट के एवरेज से बेटर है। मतलब अगर हम ये बिहार हो गया साउथ और नॉर्थ, तो साउथ बिहार के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ बिहार के जो 7 डिस्ट्रिक्ट है इनका जो रोड डेंसिटी है वो पूरे स्टेट के एवरेज से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से आपको ज़्यादा सहूलियत होगी समझने में। प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में सबसे पहला राज्य कौन सा है? जमुई 160। और सबसे पिछला राज्य कौन सा है? बेगूसराय। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है? शिवहर में। और सबसे कम लखीसराय में। तो हमारे पास यहाँ से 2 डेटा आते हैं। देखिए आगे और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इन जनरल रोड नेटवर्क की बात कर रही हूँ। आगे हम बात करेंगे नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की। वहाँ पर भी आपको दो दो डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने होंगे। तो ये जो जमुई और शिवहर है ये हमारा आ जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज रोड डेंसिटी इन बिहार। ओके, इन जनरल सितंबर 2019 तक का ये डेटा है। अब हम बात करते हैं कि नेशनल हाईवे, रोड डेंसिटी ऑफ नेशनल हाईवे बिहार में कितना है। उस मामले में रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे अगेन एक चीज़ जो कॉमन फैक्टर आती है वो है जमुई की सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आता है सिवान एंड कटिहार।
सबसे बेटर परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से रोड नेटवर्क कितना है, अगर ये हम अंदाज़ा लगाएं तो सबसे बेटर परफॉर्मिंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है अरवल, फिर है जमुई और फिर है सुपौल। तो इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी नेशनल हाईवे जमुई टॉप पे है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अरवल है। और इन टर्म्स ऑफ हम एरिया देखें, मतलब जितना एरिया है उस हिसाब से कितना रोड वहाँ पे बना हुआ है, तो सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी अरवल है। तो पॉपुलेशन एंड एरिया दोनों के हिसाब से जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है रोड डेंसिटी में वो है अरवल। और अगर हम इन जनरल बात करें रोड डेंसिटी की तो वो है जमुई इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवे। यहाँ आप समझिए, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई में सबसे आगे है अरवल। प्रति 1 लाख आबादी पर एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों में जो है हमारा अरवल वो टॉप पर है, जहानाबाद दोनों में बॉटम पे है इन टर्म नेशनल हाईवे के संदर्भ में। टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे बिहार में कितने हैं? 43 टोटल। इनका लेंथ कितना है? 4917 किलोमीटर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 43। इनका लेंथ कितना है? 4917 किलोमीटर्स। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 31 ये हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यहाँ देखिए 31 ये सबसे लंबा है, 404 किलोमीटर्स का। तो 3 डेटा जो हमें याद करने हैं वो ये कि बिहार में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 43। इनका लेंथ कितना है? 4917। सबसे लंबा मैक्सिमम रोड लेंथ वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 31। इसका लेंथ कितना है? 404 किलोमीटर्स। ओके, अब हम बात करते हैं रोड डेंसिटी ऑफ स्टेट हाईवे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका है? दरभंगा का। और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर मतलब एरिया वाइज सबसे ज़्यादा दरभंगा का है। और अगर हम आबादी की बात करें तो सबसे ज़्यादा नवादा का है। बॉटम में दोनों में खगड़िया ही है। तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब आपको याद करने में सहूलियत होगी। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया स्टेट हाईवे में रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? दरभंगा में। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन रोड डेंसिटी स्टेट हाईवे का बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? नवादा में। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, मतलब बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं रोड स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से एक स्कीम और एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन से बैंक की मदद से? ADB, AIA, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह। तो ये बैंक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है, आपको मालूम होगा कि बिहार के कुछ ज़िलों में जो हमारा नक्सलाइट जो मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है। ऑलमोस्ट 16 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इससे अभी भी प्रभावित हैं। तो ये जो वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे कभी भी रोड बनाने जाओ तो वो लोग उसको बॉम्ब से उड़ा देते हैं, या फिर क्योंकि एक लॉजिक होता है ना कि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग हिंसा में लगे रहेंगे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जो विशियस साइकिल है हिंसा का उसको तोड़ने के लिए। तो इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया जा रहा है, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया रोड डेवलपमेंट स्कीम। ये कहाँ कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई और जहानाबाद, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लेफ्ट विंग टेररिज्म का हिस्सा रहा है। इसका हम इस इनिशिएटिव का यूज़ हम अगर नक्सलिज्म से संबंधित सवाल पूछता है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तीसरा जो स्कीम चलाया जा रहा है वो है भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट। इससे 3 स्टेट इंडिया के जो है वो लाभान्वित होंगे। पहला तो बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड। इस परियोजना का जो 564 किलोमीटर्स है वो बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 648 किलोमीटर्स और उत्तराखंड में 173 किलोमीटर्स। तो ये तीनों की तीनों राज्य का जो बॉर्डर है वो किससे सटता है? नेपाल से सटता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में, क्योंकि आपको मालूम है नेपाल से बहुत सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मतलब सेफ हेवन होता है, वो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू नेपाल आते हैं। नेपाल से फिर इंडिया में एंट्री करना ईजी हो जाता है क्योंकि बॉर्डर जो है वो पोरस है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो
जाली नोट का जो कारोबार है या फिर जो ड्रग्स है, ये सारी चीज़ों का व्यापार होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, उसके बाद काउंटरफेट करेंसिंग होती है, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हमें सर्विलांस को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार के जो 7 जो डिस्ट्रिक्ट है, ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी बल्कि इकोनॉमिक से भी, क्योंकि आपको मालूम है तराई का जो क्षेत्र है नेपाल का और जो बिहार का है, कहा जाता है कि रोटी बेटी का जो संबंध है। तो हमारी एक तरह की जो टेस्ट है बाकी सारी चीज़ों में, चाहे वो क्यूजीन हो गया या फिर सामान हो गया, तो जो ट्रेड का जो है सिनेरियो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तो बिहार की जो सामान है वो नेपाल में जाके अच्छा कारोबार कर सकती है, फिर नेपाल का यहाँ आ सकता है। तो ट्रेड के हिसाब से भी और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये जो इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल के हिसाब से देखें तो जो बनता है वो ये कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 7। कौन कौन से? आप अगर मैप भी याद करेंगे तो नॉर्थ के जो हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, नॉर्थ बिहार के जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे के सारे, तो 7 टोटल। उसके बाद भारतमाला परियोजना आपको मालूम ही है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। इस पे ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। ये मेनली है कि अगर आपको कुछ इनिशिएटिव्स लिखने हो जो बिहार सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं तो आपके पास 1-2 नाम होने चाहिए आपके दिमाग में। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण पथों का क्या नेटवर्क है, वहाँ पे क्या हाल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रामीण जो रूरल जो रोड्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उसको अर्बन एरिया में आने के लिए आपको रोड नेटवर्क होना ज़रूरी है। रोड नहीं होगा तो किसानों का जो अनाज है वो शहरों तक पहुंचेगा नहीं है, अनाज नहीं पहुंचेगा तो फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारी फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए भी ग्रामीण सड़क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रामीण सड़क की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है 7 निश्चय के अंतर्गत, घर तक पक्की गली नालियाँ। ये स्कीम हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि ग्रामीण पथों की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि कौन से ज़िले में हुई है। तो ये हुई है गया में, उसके बाद औरंगाबाद और ईस्ट चंपारण। तीनों नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम टॉप भी याद कर ले तो काफ़ी है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? गया में। गया में और औरंगाबाद और ईस्ट चंपारण अगर आप मैप दिमाग में लाएंगे तो ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े ज़िले हैं। तो इसलिए ग्रामीण पथों के विस्तार की जानकारी के लिए क्षेत्रफल और आबादी दोनों को देखना ज़रूरी है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे शीर्ष ज़िले हैं वो आते हैं शिवहर, वैशाली एंड दरभंगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक तो ये हो गया कि एक एरिया है, अगर एरिया बड़ा है तो रोड मान के चलिए यहाँ पे इतना ही बना, ठीक है, पर इस एरिया में पूरा बना, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी है। पर अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो लेंथ तो यहीं ज़्यादा हुआ ना, पर अगर हम रोड डेंसिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो ज़्यादा यहाँ हुआ। तो बेटर जो मानक है, मापदंड है नापने का कि सबसे ज़्यादा तरक्की कहाँ हो रही है, वो ये है कि हम एरिया और पॉपुलेशन दोनों को ध्यान में रखें। तो अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, मतलब अगर हम सिर्फ एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रोड बना है वो गया में बना है। पर अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट दर्ज की गई वो शिवहर, वैशाली और दरभंगा में की गई है। और जो प्रति लाख आबादी पर जो रूरल रोड है, मतलब रोड डेंसिटी है, वो जमुई में सबसे ज़्यादा है। प्रति लाख आबादी पर ग्राम प्रथों की जो लंबाई के हिसाब से जो 3 शीर्ष जिले हैं वो है जमुई, औरंगाबाद और बांका। यहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की जो लंबाई है वो है शिवहर में सबसे ज़्यादा। प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की जो लंबाई है वो है जमुई में सबसे ज़्यादा। अब बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, इसके बारे में हमें बस थोड़ा सा आइडिया करना है, क्योंकि राज्य में जो सड़कों का निर्माण है और जो रख रखाव है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि ये कब बना था या फिर ये कब अस्तित्व में आया था। तो 2009 में ये बना था और इसका जो मेन काम है वो यही है, सड़क, पुल, सुरंगों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव करना।
और इसे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। अब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल पर लाख पॉपुलेशन, मतलब प्रति लाख जनसंख्या पर जो निबंधित मोटर वाहन है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे जो राज्य है वो हरियाणा और तीसरे पे गुजरात। ये हमारे लिए डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार जो है वो सबसे कम है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ व्हीकल पर लाख पॉपुलेशन कौन से राज्य में जो सबसे कम है? तो वो बिहार में है। कितना है? 5। मतलब 1 लाख आबादी पर सिर्फ 5 लोगों के पास रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल है। ओके, ऑल इंडिया लेवल पे ये कितना है? 18। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु पे 33। अब अगेन हम बात कर लेते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो बिहार सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, कुछ स्कीम्स। तो ये दोनों जो स्कीम है वो हम ना सिर्फ रोड सेफ्टी में, बल्कि अगर क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछे, पॉल्यूशन से सवाल पूछे, तो हम उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्कीम है वो है बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना। इसके अंतर्गत जो है वो 3 पहिया जो 3 व्हीलर्स जो वाहन है, जो सार्वजनिक परिवहन का जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसके लिए ये मेन फोकस यहाँ पे किया गया है। इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। मतलब मेन जो है इसका स्कीम वो यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसका एक और स्कीम ये है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए सीएनजी ऑटो रिक्शा से। तो पहला जो पॉल्यूशन बढ़ने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि बहुत सारे लोग कार्स खरीद लेते हैं। तो अगर आप बस से जाते हैं और 10 लोग कार से जा रहे हैं अपने अपने कार से, और यही 10 लोग अगर बस का यूज़ करेंगे, तो अगर अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो पॉल्यूशन लेवल क्या होता है? कम होता है। तो मेन यहाँ पे मकसद यही है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इनकरेज किया जाए, ताकि वो जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसका उपयोग कम करे और पॉल्यूशन का लेवल कम हो। और यहाँ पे मेनली फोकस किस पे किया गया? थ्री व्हीलर्स पे, जैसे कि ऑटो रिक्शाज होते हैं वो। और इस योजना के तहत जो पुराने ऑटो रिक्शा जो डीजल या पेट्रोल पे चलते हैं, उनको जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पॉल्यूशन लेवल कम हो। उसके बाद एयर पॉल्यूशन में जो डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के जो टॉप पे रहते हैं वो है पटना, गया, मुजफ्फरपुर। यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ जो पुराने वाहन हैं, मतलब पटना में ही है कि आप अगर आपका गाड़ी पेट्रोल या डीजल से चलता है, वो 15 साल पुराना है, तो उसकी एंट्री पे बैन है। मतलब बहुत सब पुरानी गाड़ियों को चलने पे बैन है। जैसे कि एक जो जो मुझे याद आ रहा है कि मार्च 2019 में ये शुरुआत हुआ था कि जनवरी से लेके मार्च 2021 तक दानापुर, खगोल और फुलवारी शरीफ में जो डीजल वाहन है उस पर रोक लगा दिया गया था। और साथ ही साथ राज्य सरकार जो है वो 12 वर्ष पुराने व्यावसायिक वाहनों पे वो ग्रीन टैक्स यानी कि हरित कर को लगाने का प्रावधान कर रही है। तो इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेल नेटवर्क्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटाज हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहला तो ये कि रेल नेटवर्क आपको मालूम है कितना ज़्यादा विस्तृत है। इंडिया का तो सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। ना सिर्फ पैसेंजर बल्कि जो मालगाड़ी होती है उसमें जो इंडिया का जो स्थान है वो 4th लार्जेस्ट है, मतलब सामान ढोने में। और 116 करोड़ टन एनुअली फ्लाइट को इंडियन रेलवे कैरी आउट करती है। और 203 लाख जो पैसेंजर्स है उसको डेली एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करती है रेलवे नेटवर्क। तो रेलवे नेटवर्क बहुत ही अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ना सिर्फ पैसेंजर के लिए बल्कि माल ढोने के लिए भी। अब हम बात करते हैं कि सबसे लंबा रेलवे रूट कौन से राज्य का है, तो वह उत्तर प्रदेश। कॉमन सेंस है, सबसे बड़ा राज्य है तो ऑब्वियसली रेलवे नेटवर्क भी सबसे ज़्यादा वहीं का होगा। बिहार का अगर हम बात करें तो ये 9th पोजीशन पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेल रूट। ये जो डेटा है वो 2017 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि बिहार में रेलवे रूट का लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है, तो 3714 किलोमीटर्स। उसके बाद शेयर कितना है ऑल इंडिया लेवल पे 5.5%, मतलब पूरे इंडिया में 5.5% जो रेल नेटवर्क है वो बिहार में है। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है हमारी
39.4 किलोमीटर्स पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ये हमारा रेल रूट का डेंसिटी है बिहार में। और बिहार में 3.4 किलोमीटर रेल रूट अवेलेबल है प्रति लाख पॉपुलेशन पे। अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो 5.2 किलोमीटर्स उपलब्ध है। मतलब 1 लाख आबादी पर रेलवे जो रूट है वो सिर्फ 3.2 किलोमीटर्स ही है। ठीक है। और एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है वो ये कि अगर हम और रेल रूट पर लाख पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे गुजरात हमारा टॉप पे आता है और उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल आता है। तो अगर रेल रूट डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं प्रति लाख पॉपुलेशन पे तो गुजरात टॉप पे है। बिहार में 3.4 किलोमीटर रेलवे रूट है प्रति लाख आबादी पर। इंडिया पे ये प्रतिशत कितनी आती है 5.2 किलोमीटर्स प्रति लाख आबादी पर। डेंसिटी बिहार में कितनी है 39.4 किलोमीटर्स। शेयर कितना है रेल रूट का 5.5%। लेंथ कितना है रेल रूट का 3714 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबा जो रेल रूट है वो कौन से राज्य का है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। देखिए बिहार जो लेंथ है औसत 3678.4 प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग लंबाई किलोमीटर में 3.2 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रेल मार्ग कितना है 39.4। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए रेल रूट डेंसिटी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रेल मार्ग का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल का है और हमारा बिहार तीसरे पोजीशन पे आता है। ठीक है। बिहार का कितना है याद कीजिए 39.4 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो बिहार हमारा थर्ड पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं सिविल एविएशन के बारे में। तो सिविल एविएशन रिमेंबर कीजिए इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर फर्स्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी वो टर्सरी सेक्टर में हुई थी और टर्सरी सेक्टर में भी सिविल एविएशन में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ टर्सरी सेक्टर में कौन से सेक्टर में हुई है। सिविल एविएशन में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कौन से में हुई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ याद करने की ज़रूरत है वो ये कि सिविल एविएशन जो बिहार में है ये बहुत ही मैसिव ग्रोथ कर रहा है और कुछ खास पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट हमें याद करना है वो ये उड़ान स्कीम के बारे में, उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत जो इसका सेकेंड फेज़ है उसमें बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है दरभंगा और यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की परियोजना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में। तो बिहार में जो टेलीकॉम नेटवर्क है यहाँ पे हमें कुछ डेटा याद करनी है क्योंकि आपको मालूम है इकोनॉमिक्स में बहुत डेटाज है और सारे डेटाज और सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं क्योंकि उनका तो गवर्नमेंट का वो लेखा जोखा है, पर एज ए स्टूडेंट हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बिहार से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो बिहार में जो टेली डेंसिटी है मतलब प्रति 1 लाख पे कितने लोगों के पास टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन है, वो अगर हम बात करें तो सेकेंड लोएस्ट पोजीशन पे आता है बिहार। अगर ग्रामीण इंडिया की बात करें तो 46 कनेक्शंस हैं। 8th पोजीशन पे आता है बिहार शहरी टेली डेंसिटी में। तो शहरी टेली डेंसिटी कितनी है बिहार की 149 कनेक्शन एंड ग्रामीण टेली डेंसिटी कितनी है 46 कनेक्शंस। ग्रामीण में जो बिहार है वो सेकेंड लोएस्ट है और जो शहरी है उसमें बिहार 8th पोजीशन पे आता है। तो सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी कौन से राज्य की है तमिलनाडु की। नेशनल एवरेज कितना है टेली डेंसिटी का 57। भारत नेट प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर कभी भी कोई सवाल आए तो हमें पता होना चाहिए कि भारत नेट प्रोजेक्ट टेली नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पोस्टल नेटवर्क यानी कि डाक सेवा के बारे में। और बिहार के अगर ग्रामीण आबादी को देखें तो इस हिसाब से जो ये स्कीम है मतलब ये जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पोस्टल नेटवर्क जो है वो इंडिया का वो सबसे ज़्यादा है। ऑल टुगेदर 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं पूरे इंडिया में। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो 94.9% जो है वो पोस्ट ऑफिस रूरल इंडिया में रूरल बिहार में है
और 5.1% जो है वो अर्बन एरिया में है, ठीक है। और अगर हम पूरे इंडिया के शेयर की बात करें, पूरे इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है उसमें बिहार का शेयर कितना है? टोटल शेयर है 5.8%। और अगर हम पॉपुलेशन शेयर की बात करें आबादी के हिसाब से तो 8.6%। बिहार में जो है वो पूरे इंडिया में जो लेटर बॉक्सेस है उसका 4.6% जो है वो बिहार में है। अगर हम लेटर बॉक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लेटर बॉक्स है वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कॉमन लॉजिक, बहुत बड़ा राज्य है तो इसलिए लेटर बॉक्स बहुत ज़्यादा होंगे। एक स्कीम जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो है दर्पण स्कीम। सपोज आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे कि दर्पण स्कीम कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? बैंकिंग, पोस्टल नेटवर्क, सिविल एविएशन, रेलवेज, कौन से नेटवर्क से? तो नाम से अंदाज़ा नहीं लगता कि ये है क्या, तो इसलिए हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, दर्पण। इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, हिंदी में भी आपको यही याद करना होगा। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है कि गांव के जो लोग होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से बहुत ही कम जुड़े हुए हैं। वो अभी भी जो वो लेनदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और घर में ही पैसे जमा करते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा डालते नहीं हैं। तो दर्पण एक ऐसा स्कीम है, एक ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत एक सिम बेस्ड हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसके अंतर्गत 1.2 लाख ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो पूरे कंट्री में ऑनलाइन पोस्टल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान के चलिए कोई मुंबई में काम करता है, वो अपने घर पे किसी गांव में पैसे भेजना चाह रहा है, तो उसकी जो भी वाइफ है उसको शहर जाना होगा उस पैसे को निकालने के लिए, क्योंकि उसके पास गांव में वो सुविधा नहीं है या फिर उसको बैंक जाना पड़ेगा। ये जो दर्पण है ये एक हैंडमेड डिवाइस है कि आपको डोर स्टेप आपको वो सारी सुविधाएं मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं? बैंकिंग सिस्टम से आप रुपए निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मनरेगा और सामाजिक क्षेत्र की जो अन्य भुगतान प्रणालियाँ होती है उसके तहत जो लाभों का जो वितरण होता है, जो निबंधन होता है, स्पीड पोस्ट की जो सामग्रियाँ होती है उसकी बुकिंग, और जो रेमिटेंसेस होते हैं, जो डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के जो प्रीमियम्स जमा करने होते हैं, ये सारी चीज़ों को आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि परियोजना के तहत डाक और वित्त संबंधित ऑनलाइन लेन देन के लिए देश के 1.2 लाख से भी अधिक शाखा डाकघरों में सिम आधारित हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए, ओके, जिसके तहत ये सारी की सारी लेन देन की जाती है। तो ये स्कीम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक लाइन के लिए है पर इम्पॉर्टेंट है। अब जितने सारे सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।